बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा पहले इमरान खान को सादक और अमीन करार दिया था, लेकिन एक मरतबा फिर इमरान खान आज छा गए हैं। किस तरह उनके लिए ट्रैप था और वो उस ट्रैप से निकल कर मुखालफिन को शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज मोहर साबित हो गई है, तारीख बन गई है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह को आज चीफ जस्टिस बंदयाल ने किस तरह तकड़ा जवाब दिया है और इमरान खान का दिफा किया है, इस पर भी बात करेंगे। इंतहाई आम समात है और पाकिस्तान की तारीख का नैब तरामीम केस इंतहाई तारीखी केस इस बुनियाद पर है कि इन तरामीम के जरिए कौमी चोरों, डाकुओं, लुटेरों, मुजरमों को दोबारा इक्तदार के ऊपर मुसल्लत करके पिछले 16-17 महीने के अंदर जो पाकिस्तान में मुआशी तबाही फेरी गई, अब इस पर असरात पड़ेंगे। और आर्मी चीफ ने जो ताजरों से बात की है, अगर ये नैब तरामीम उड़ जाती हैं तो दोबारा शहबाज शरीफ से लेकर जरदारी तक सबको जेल में जाना है अगर कोई डील नहीं होती। और जिस तरह कहा जा रहा है, अगर बात वैसे ही है, अगर ऐसे ही एहतसाब होता है, इस पर हम तफसील के साथ बात करेंगे। चौधरी परवेज इलाही, उनकी जो रिहाई है वो मुअम्मा बन चुकी है। एक तरफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनको रिहा करने का हुक्म दिया है, लाहौर हाईकोर्ट के अंदर भी तौहीन अदालत की कार्रवाई की आज बड़ी समाअत हुई है। इस पे भी बात होगी, उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त अंधेर नगरी चौपट राज है और पाकिस्तान के अंदर आइन, कानून, इंसानी हकूक और आज़ादी इज़हार राय की जो पामाली है, वो इस वक्त कुछ भी हो सकता है। एक्सपेक्टेशंस जो है वो कुछ भी जो है वो लगाई जा सकती है। एक तरफ वो टोला है जो सहाफत, वकालत और सिविल सोसाइटी के नाम पर और 35 आंटियों का जो टोला था इंसानी हकूक की पामालियों पर, वो बड़ा ववेला करता था, वो मुकम्मल तौर पर खामोश है। लेकिन वकला तो खैर अपना किरदार अदा करने जा रहे हैं, वो बड़ा ऐलान भी कर चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी बददियानत, खाइन, 2 नंबर सहाफी वो पूरी तरह चापलूसी, बूट पालिश के ऊपर लगे हुए हैं और हकायक को तोड़ मरोड़ कर वो जिस तरह बयान कर रहे हैं। लेकिन अब उनके बहुत सारों के जो आका है वो जरदारी और शरीफ माफिया हैं, और अगर एस्टैब्लिशमेंट और उनके माबैन आपस में इख्तलाफ होता है तो उन बेचारे सहाफियों के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अब जो चौधरी परवेज इलाही है, उनका आपने देखा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई थी आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ, और आज जो समाअत हुई है उसका थोड़ा सा अहवाल आपके सामने रखना है, फिर हमने बड़ी खबर की तरफ बढ़ना है। चौधरी परवेज इलाही की ये खबर भी इंतहाई बड़ी है कि जब आज चूंकि जस्टिस जो अमजद रफीक है वो मुल्तान बेंच शिफ्ट हो गया, तवक्को थी कि शायद ये वो तो केस नहीं सुनेंगे, उन्होंने नहीं सुना। लेकिन अगर जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ उन्होंने आज इस केस की समाअत की है और उन्होंने अपने साथी जज को डिफेंड किया है और कहा है कि सेशन जज अटक और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल अदालत में पेश हुए, ताम सेशन जज परवेज इलाही को साथ न लाए। सेशन जज से पूछा गया कि कल परवेज इलाही को 11 बजे इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया। ये सेशन जज ने बताया है कि इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया। आप कब जेल में पहुंचे, अदालत ने पूछा। इस पर सेशन जज ने कहा कि दोपहर के बाद जेल पहुंचा, परवेज इलाही जेल में नहीं थे। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि चेकअप के बाद पुलिस लाइन इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। इस पर अदालत ने कहा कि सीपीओ और डीपीओ कहां हैं, क्यों ना उनके खिलाफ तो इन्हें अदालत की कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो सुपरिटेंडेंट जेल किधर है? एडिशनल एडवोकेट ने बताया कि सुपर जेल सुपरिटेंडेंट बाद वजूहात की बिना पर पेश नहीं हो सके, चूंकि इमरान खान बहुत बड़े कैदी हैं, सिक्योरिटी का मसला है, तो इसलिए वो नहीं आया। तो फिर दोबारा अदालत ने डीपीओ अटक और सीपीओ रावलपिंडी को तो इन्हें अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। अब इसी तरह जो आईजी इस्लामाबाद है उनको भी कहा गया कि वो जो परवेज इलाही है उनको पेश करें। अब इस हवाले से कल जो है उन्होंने पेश करना है और तो इन्हें अदालत का जो मामला है वो अदालत के सामने मौजूद है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद को कहा गया है कि वो कल चौधरी परवेज इलाही को पेश करें, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई भी है। अब देखते हैं इस पर मजीद क्या पेशरफ्त होती है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर जस्टिस तारक जहांगीरी ने जो है वो चौधरी परवेज इलाही केस की समाअत की है और उन्होंने रिहा करने का हुक्म दिया है, साथ ही बयानात से रोक दिया है और पूछा है कि आपने किस बुनियाद पर परवेज इलाही को रखा है, और जो पिछले 4 महीने से एक बंदा आपकी कस्टडी में है, जेल में है, तो वो कैसे नक्शे अमन के अंदर खतरा पैदा कर सकता है। तो वो अब उनको रिहा करने का हुक्म दिया गया। लेकिन जब मैं ये वीडियो आपके सामने बना रहा हूं तो उस वक्त तक ऐसे इतलात आ रही है कि शायद जो है वो ये एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया की बगैर एक जंग बन गई है, तो उनको रिहा किया भी जा सकता है, यानी आर्जी तौर पर ज़ाहिर है वो वही रहेंगे, लेकिन रिहा नहीं भी किया जा सकता ताकि
وہ جو ہے ایک طاقت دکھائی جا سکے. مسلز اس وقت دکھائے جا رہے ہیں اور ممکن ہے بلوچستان اور سندھ کے جو علاقہ ہے وہاں نقص امن بنا کے ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا جائے. یہ ابھی جو ہے وہ ویٹ کر رہا ہوں میں بھی اور آپ بھی ویٹ کیجئے گا. دوسری طرف پاکستان کی تاریخ کا انتہائی عام کیس نیب ترامیم کیس, جس کے ذریعے اربوں روپے کی کرپشن جو کیسز ہیں ان پر اس کے اثرات پڑے ہیں اور اس کے بعد احتساب تقریباً ختم ہو گیا ہے. اب یہ ترامیم پر جو سماعت ہوئی ہے جسٹس منصور علی شاہ, وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پارلیمنٹ جیسے بھی کرے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ چوری ڈکیتی کو دفاع کرے وہ ان کا معاملہ ہے, ہمیں ان معاملات کے اندر نہیں پڑنا چاہیے. لیکن چیف جسٹس اور جسٹس اعجاز الحسن کا یہ خیال ہے کہ جب پارلیمنٹ بھی ایک لیمٹ کے اندر رہ کر جو آئینی حدود ہے وہاں کے اندر رہ کر قانون سازی کر سکتی ہے. اب اس معاملے پر جو سماعت ہوئی سب سے جو بڑا ٹریپ تھا جس کے اندر آج عمران خان کو کامیابی ہوئی. پہلے بھی صادق اور امین کی مور ان پر لگی ہوئی تھی. صادق اور امین کا معنی ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ بندہ اپنے ہر عمل کے اندر کوئی صادق اور امین ہے. یعنی جو مالیاتی معاملات تھے اس وقت وہ عدالت کے سامنے آئے تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ صادق اور امین ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پوری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا یا پوری زندگی کے اندر جو ہے امانت داری کے ساتھ کوئی نعوذ باللہ اس سطح پہ کوئی پہنچ گیا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جوتوں کی جو نالین ہیں ان کی کوئی خاک بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ بعض لوگ اس کو غلط ملت آپس کے اندر خلط ملت کرتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے وہ اس کے اندر کہا گیا کہ عمران خان کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے ان نیب ترامیم سے. اس وقت یہ عمران خان بھی ان سے فائدہ لے سکتے ہیں جو درخواست گزار ہے. چونکہ عمران خان کی درخواست پر یہ سماعت ہوئی ہے تو یہ فائدہ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو قیدی نمبر 804 ہے عمران خان, خواجہ حارث نے بتایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کوئی اس سے فائدہ نہیں چاہیے, یہ نیب ترامیم اڑانی چاہیے, اس سے مجرموں ڈاکوؤں لٹیروں ان کا تحفظ ہو رہا ہے, ان کے کیسز واپس جا رہے ہیں, اس سے ملک اور قوم کا نقصان ہے. تو عمران خان نے آج اپنا جو فائدہ ہے ذاتی فائدہ اس کو جو ہے وہ آج سرنڈر کیا ہے. انہوں نے کہا میں ان ترامیم سے فائدہ نہیں لینا چاہتا اور یہ ترامیم اڑانی چاہیے عدالت کو. تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ کامیابی ہے اور اخلاقی برتری ہے جس نے مخالفین کا یہ جو ٹریپ تھا وہ ٹریپ سے بھی نکلے ہیں. اب دوسری طرف جو ہے چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث سے کہا کہ کیا آپ نے نیب کی رپورٹ پڑھی ہے؟ نیب نے مئی تک واپس آنے والے ریفرنسز کی وجوہات بتائی ہیں. ریفرنس واپسی کی وجوہات سے اندازہ ہوتا ہے کہ قانون کا جھکاؤ کس جانب ہے. مئی تک کن شخصیات کے ریفرنس واپس ہوئے سب ریکارڈ پر آ چکے ہیں. نیب قانون کے سیکشن 23 میں ایک ترمیم مئی 2 جون میں آئی. مئی سے پہلے واپس ہونے والے ریفرنس آج تک نیب کے پاس ہی موجود ہیں. نیب کی جانب سے ان سوالات کے جواب کون دے گا؟ بھائی اگر آپ نے فیصلہ نہیں کیا اور آپ نے واپس کرنے ہیں تو ایف آئی اے کو دینے ہیں, ایف بی آر کو دینے ہیں, اینٹی کرپشن کو دینے ہیں, تو یہ کس کے تحت آئیں گے؟ خواجہ حارث نے کہا کہ نیب جو عمران خان کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ نیب کے پاس مقدمات دوسرے اداروں کو بھجوانے کا بھی کوئی قانونی اختیار نہیں. اس پر جسٹس منصور نے ریمارک دیے کہ ایسا نہیں ہے. مقدمات نیب سے ختم ہو کر ملزمان گھر چلے جائیں. نیب کے دفتر میں قتل ہوگا تو کیا معاملہ متعلقہ فورم پر نہیں جائے گا؟ مقدمات دوسرے فورمز کو بھجوانے کے لیے قانون کی ضرورت نہیں. جو مقدمات بن چکے وہ کسی فورم پر تو جائیں گے. اب اس پر جسٹس منصور نے مزید کہا کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو نیب قانون میں استثناء نہیں ہے. آرٹیکل 209 کے تحت صرف جج برطرف ہو سکتا ہے, ریکوری ممکن نہیں. چیف جسٹس پاکستان نے ریمارک دیے کہ ریاستی اثاثے کرپشن کی نظروں, اسمگلنگ یا سرمایہ کی غیر قانونی منتقلی ہو, کارروائی ہونی چاہیے. قانون میں ان جرائم کی ٹھوس وضاحت نہ ہونا مایوس کن ہے. عوام کو خوشحال محفوظ بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ بالکل چوری ڈکیٹی کو گول مول کر دیا جائے اور کس کے بعد جائیں گے کس کے بعد نہیں جائیں گے. لہذا چونکہ پارلیمنٹ کے 9 ممبران نے وہ بیٹھ کے قانون سازیاں کر دی ہیں تو اب پوری قوم 25 کروڑ جو ہے وہ ان کو ایسے تحفظ دے. جسٹس منصور نے مزید کہا کہ فوجی افسران کو نیب قانون سے استثناء دیا گیا. اس پر خواجہ حارث نے کہا کہ فوجی افسران کے حوالے سے ترمیم چیلنج نہیں کی. فوجی افسران کے خلاف آرمی میں کرپشن پر سزائیں موجود ہیں. جسٹس منصور نے کہا کہ سزائیں تو سول افسران اور عوامی عہدیداروں کے خلاف بھی موجود ہیں. کیا کرپٹ آرمی افسر کا عوام سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا؟ آرمی افسر فوج کے علاوہ کسی ادارے کا سربراہ ہو تو نیب قانون کی زد میں آتا ہے. یہ عام بات ہے, یہ عام بات ہے اور میں اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات میں بڑا وزن ہے جسٹس منصور کی.
सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कह सकती है कि आपने चालाकी और बदनीयती पर मबनी कानून बनाया। ये सवाल उठाया जस्टिस मंसूर ने। सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर पार्लियामेंट की कानून साजी छेड़ने का इख्तियार नहीं तो इसके साथ चलना होगा। इस पर जस्टिस एजाज ने कहा कि पार्लियामेंट को सब कुछ करने की इजाजत नहीं है। पार्लियामेंट माजी से इतलाक का कानून बनाकर जुर्म खत्म नहीं कर सकती। ऐसे तो 1985 में सजा पाने वाला मुजरम आकर कहेगा मेरी सजा नहीं रही और दोबारा ट्रायल करो। ये बड़ी आम बात जो जस्टिस एजाज उल एहसन ने जो रद्द किया है जस्टिस मंसूर का, वो ये है, वो बड़ा आम नुक्ता है कि 1985 से आपने इतलाक कर दिया। कितने लोगों से अरबों रुपए नैब ने रिकवर किए, उन्होंने माफी तलाफी की। इसके तहत जब नैब इस आर्डिनेंस के तहत वो नहीं आएंगे, इस नैब आर्डिनेंस के अंदर जो तरामीम हुई है, तो फिर वो सारे जो पैसे आज तक लिए हैं वो भी वापस करने पड़ेंगे। तो ये फिर कहां पे जाके मामलात रुकेंगे? तो ये ऐसी अंधेर नगरी नहीं है कि पार्लियामेंट अंधेर नगरी मचाए तो उस पर भी अदालत खामोश रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब कानून को वादे होना चाहिए था। जब कानून वादे न हो तो इसका हल क्या होता है? क्या मुबहम कानून कायम रह सकता है? इस पर जस्टिस मंसूर ने कहा कि चीफ जस्टिस के सवाल को आगे बढ़ाऊं तो क्या सुप्रीम कोर्ट कवानीन वापस पार्लियामेंट को भेज सकती है? इस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि पार्लियामेंट तो बहुत सुप्रीम है। अगर पार्लियामेंट को कवानीन पर दोबारा गौर करने की दरखास्त करें तो बीच के वक्त में क्या होगा? अगर अदालत को कानून में सुकम मिल जाए तो क्या पार्लियामेंट को वापस भेजें? तो ये यहां पर कहा गया कि चूंकि अब पार्लियामेंट है नहीं, यानी दोनों हाउस मौजूद नहीं है और कौमी असम्बली मौजूद नहीं, इस दौरान केसेस लटके हुए हैं जिन्होंने फायदा उठाया है, तो इसको खामोश नहीं रखा जा सकता। लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं रिटायरमेंट से पहले इस पर सॉफ्ट किस्म का एक फैसला सुनाऊंगा। तो ये फैसला ज़ाहिर है अब तवक्को यही है कि 2-1 से ये फैसला आएगा, नैब तरामीम उड़ जाएंगी, उसके बाद दोबारा शहबाज शरीफ से लेकर जरदारी तक तमाम केसेस दोबारा खुलेंगे। उन पर अगर कोई डील और ढील ना हुई, अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब हुआ, ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का और मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा इम्तिहान होगा। वो अपनी गैर जानबदारी वो साबित करने का उनके लिए एक मौका होगा कि अगर जरदारियों और शरीफों को इसके अंदर कोई जो है वो डील नहीं मिलती, उनके लिए नरम गोशा नहीं होता, और जिस तरह ओपन एंड शट केसेस है जाली बैंक अकाउंट्स के और मनी लॉन्ड्रिंग के शहबाज शरीफ और जरदारी पर, तो अगर वो दोबारा खुलते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है, कोई उनके साथ मामलात जो है वो जिस तरह अभी मोहसिन नकवी जाके मुलाकात करता है, ये खेल अगर कौम के साथ नहीं खेला जाता तो मैं समझता हूं फिर इस बात के अंदर बदन होगा और दोबारा अवाम भी फिर जो है वो संजीदगी के साथ एस्टैब्लिशमेंट की इस चीज को सपोर्ट करेगी। ये एक बड़ा मामला है, तो ये आज बड़ी पेशरफ्त है। लेकिन जो जवाब चीफ जस्टिस ने दिया, जस्टिस मंसूर ने कहा, जो जवाब सवाल किया था कि जनाब ये तो पार्लियामेंट से भगोड़े हैं और इस तरह के बाद, तो उन्होंने कहा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कि जनाब ये हमारा काम नहीं है कि कौन किस नीयत के साथ आया है, हमने ये देखना है कि ये मामला क्या है। अब इसके अंदर उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ने कि हमें आपके कंडक्ट से कोई सरोकार नहीं है। ये वकील को, ख्वाजा हारिस को जवाब दिया जो जस्टिस मंसूर ने कहा था कि इमरान खान जो है ना रन अवे पॉलिटिशियन जो है वो है भगौड़े सियासतदान, जो उन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने कि हमें आपके कंडक्ट से कोई सरोकार नहीं है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि नैब तरामीम से बुनियादी इंसानी हकूक कैसे मुतासर हुए। हम ये कैसे तय कर सकते हैं कि हमारे सामने आने वाला शख्स कितना नेक पारसा या अच्छे किरदार का अमल है। तो ये जवाब भी बिटवीन द लाइन जस्टिस मंसूर को आज जस्टिस बंदयाल की तरफ से दिया गया है। देखते हैं अब इस पर जो फैसला है अगले चंद दिनों के अंदर, ये 2-4 दिनों में आ जाना है, और ये फैसला क्या होगा 2-1 से आने की बहरहाल ये तवक्को है। मंसूर शाह साहब इख्तलाफी नोट लिखेंगे, उस पे जो नून लीग पीपल्स पार्टी के हामी है वो भंगड़े डालेंगे, और दूसरी तरफ जो है वो 2 रुकनी जो बेंच का फैसला होगा यही असल फैसला होगा, और जो रिव्यू होगा वो ज़ाहिर है काजी फायद ईसा का इम्तिहान बनेगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह।